हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आधुनिक काल को 1850 से अब तक का मानते हैं, जिसका पहला चरण हम 1850 से 1900 तक मानते हैं और हम इसे भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर रखा गया क्योंकि ये वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को ऊपर ऊंचे नक्षत्रों तक पहुंचाया, हमें हिंदी पर गर्व करना सिखाया। एक ऐसे समय में जब अंग्रेज अपनी अंग्रेजी को बहुत अच्छा और बहुमूल्य बता रहे थे, भारतेंदु जी ने निज भाषा को उन्नति सब उन्नति को मूल कहकर यह आश्वासन दिया कि जब तक हम अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नति संभव नहीं हो सकेगी। लगभग 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि उनकी देन अतुलनीय है, हम सोच भी नहीं सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी युग प्रवर्तक थे, युग नियामक थे, युग नेता थे और युग द्रष्टा थे। उन्होंने युग का परिवर्तन किया, उन्होंने ऐसा साहित्य दिया हिंदी को कि हम अपनी पहचान बना पाए, हम स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दे पाए। 1850 से 1900 तक के इस युग को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम है पुनरुत्थान काल। भारतेंदु युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, लेकिन इस युग की मुख्य प्रवृत्ति उत्थान के रूप में थी और हम सब अपने देश के भावों को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को उन्नत करना चाहते थे। पुनरुत्थान, पुनः उसको उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते थे। तो हम समय के इस अंतराल को दो नामों से जानते हैं, एक है भारतेंदु युग और दूसरा है पुनरुत्थान काल। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावपूर्ण था कि उनके प्रभाव में उस युग के कवियों ने भी वैसा ही सब कुछ लिखा, उन्हीं की प्रवृत्तियों का अनुकरण किया, जिस कारण से हम इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग का एक और नाम है क्योंकि इस युग में ये युग चेतना का युग था, ये युग जागने का युग था, इसलिए हम इस युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। वास्तविकता ये है कि जब कोई भी व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो कुछ दिन तो अपने आप को अंधेरे बंद कमरों में कैद कर सकता है, लेकिन कब तक? आखिरकार तो वो जागता है, उठता है, सोचता है कि आखिर मैं नाकाम क्यों हुआ और बाकी के जीवन में और क्या कर सकता हूँ कि ये नाकामयाबी मुझे दोबारा ना मिले। वही सब कुछ, ऐसा ही सब कुछ हमारे साहित्य के इतिहास में भी हुआ। जब हम 1857 के संग्राम में असफल हो गए, तब हमने महसूस किया कि केवल उदास होने से, केवल उन्हीं कारणों को बार बार पुनरावृत्त रूप में ढाल देने से हम जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो 1857 का संग्राम हमें बता गया। देखो, जैसे उसने हमें बताया कि हम असफल क्यों हुए, क्योंकि हमारे अंदर आपस में सहयोग नहीं था, हम एक दूसरे से मिले जुले नहीं थे, हम कहीं जाति के नाम पर बंटे थे, कहीं क्षेत्रता के नाम पर बंटे थे, कहीं वर्ण के नाम पर बंटे थे। तो एक बात हमने महसूस की कि हमारी असफलता का कारण सबसे पहले हमारा असहयोग था। तो इस तरह से जागृति की भाव आई, हमने सोचना शुरू किया कि आखिर हम नाकामयाब क्यों हुए। भारतेंदु जी की इस सोच में उस युग के अन्य कवियों ने भी भारतेंदु जी का बहुत साथ दिया, जैसे बद्रीनाथ नारायण प्रेमगंज जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुरदास जी हैं। इन सब ने हमारे देश में आज़ादी की लहर को पैदा किया, समाज के सुधार को पैदा किया। सबसे बड़ी बात जो इस युग में आई वो ये थी कि जब हमने ये सोचना शुरू किया कि वास्तव में हमारी नाकामयाबी के ये कारण थे, तो हमने उससे उभरना आरंभ किया। जैसे अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हम ऐसे नारी वर्ग को उठाना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे नरक की जिंदगी जी रहा। तो केवल अंग्रेज़ों ने ये कहा, ये उद्घोष दिया, लेकिन हमारे यहाँ के समाज सुधारकों ने इसके ऊपर कार्य भी किया। जैसे राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने घोषणा की कि हमें सिया राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम राज्य में तो राम सीता को पुनः वनवास भेज सकते हैं, लेकिन सिया राम राज्य में हम कभी भी सीता को वनवास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिया के पास भी सत्ता हो जाएगी। तो अभिप्राय क्या था कि वो ये कहना चाहते थे कि अगर हम नारी के हाथ में सत्ता देंगे तभी हम नारी के दुखों का हनन कर पाएंगे, क्योंकि जब वो उसके पास एक ताकत होगी तो वो अपनी ताकत के आधार पर अपने जीवन को सुखमय बना पाएगी। इसी तरह आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस तरह के बहुत से, नेशनल कांग्रेस, इन सब की स्थापना के साथ साथ नारी का उत्थान भी आरंभ हुआ। वास्तव में ये युग एक ऐसा युग था जहाँ पर सभी कवियों ने जागृति के स्वरों पर अपनी अपनी बात कही। उस समय अंग्रेज अपने राज्य की स्थापना के लिए बहुत बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं दे रहे थे, जैसे रेलगाड़ी चला रहे थे, पोस्ट ऑफिस खोल रहे थे, सड़कें बना रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना बाजार बढ़ाना था, उन्हें अपने सामान को बड़ी सुविधा से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना था। अब ऐसे में जब वो बहुत सुविधाएं दे रहे थे तो लोगों के दिलों में जहां एक तरफ अंग्रेजों के प्रति प्रेम का भाव, सद्भावना का भाव पैदा हो रहा था, वो कहते भीतर भीतर सब रस चूसे, कि जो अंग्रेज हैं वो भीतर ही भीतर हमारा सब रस चूसते चले जाते हैं। वो कहते कि सब सुख तो अंग्रेज हमें दे रहे हैं, अंग्रेज राज सजय सुख भारी, पैधन विदेश चले जाती है अति खबारी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो कहना चाहते हैं कि ये दुख की बात है कि हमारा धन विदेश चला जाता है। जैसे उसमें क्या था कि अंग्रेजों की जब दोहरी नीतियां थी, एक तरफ वो शोषण कर रहे थे, दूसरी तरफ वो एक मीठा लॉलीपॉप सबको दे रहे थे। जैसे रेलगाड़ी चलाई तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन दिखाया ये कि देखो हम तुम्हें कितनी सुख सुविधा दे रहे हैं, तुम्हें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, तुम बड़े आराम से गाड़ी पर बैठोगे और चले जाओगे। तो इस तरह की बात पर एक नई विधा जन्म लेती है इस युग में, जिसे हम मुकरियां के नाम से जानते हैं। जैसे अब ये मुकरी का एक उदाहरण यहाँ पर देती है कि सीटी देकर रेल आपको बुलाती है, पैसे लेती है तुमसे, अपने पास बिठाती है, बड़ा प्यार करती है तुम्हें। तो सखी पूछती है तू कहीं अपने साजन की बात कर रही है? वो कहती ना 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 ना, मैं तो रेल की बात कर रही हूँ। तो मतलब मुकर जाना। अभिप्राय क्या है कि दिल कभी कुछ सोचता है पर कहता कुछ और है। तो इस तरह से इंसान इस युग में जो व्यक्ति था वो अपने मन की बात कह नहीं पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो वो महसूस कर रहा है वैसा वो सोच पा रहा है, तो वैसा कह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे उसमें सच्चाई नजर नहीं आती है। इसलिए इस युग में एक नई विधा जन्म लेती है जिसे हम मुकरियां के नाम से जानते हैं। तो इस तरह यदि हम किसी भी युग के साहित्य को जानना चाहते हैं, उसकी प्रवृत्तियों को जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं। तो एक तो ये है कि उस युग के कवि ने क्या लिखा, और दूसरा है कैसे लिखा। क्या लिखा मतलब कैसी घटनाओं का वर्णन किया, कैसे भावों का वर्णन किया। क्योंकि अब हम इस युग में इसकी कविता की काव्य प्रवृत्तियां लिखना चाहते हैं तो हम भावगत प्रवृत्तियों पर लेंगे, क्योंकि कविता हमेशा भावों का संचय होती है। तो दूसरा है कैसे लिखा, मतलब किस भाषा का प्रयोग किया, किन छंदों का विधान किया, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया। इन सब का वर्णन हमें, जब हम किसी भी युग की कविता का विश्लेषण करते हैं तो हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं। कुछ होती हैं जिन्हें हम भावगत विशेषताएं कहते हैं, दूसरी होती हैं जिन्हें हम कलागत विशेषताएं कहते हैं। तो बेटे, हमने जो अब तक देखा कि अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की और हमारे देश के लोगों ने अपने राज्य को स्थापित करने की पूरी कोशिश की। तो एक पूरा संघर्ष रहा इस युग में अंग्रेजों का और भारतीय वंशियों का। भारतवंशियों ने अपना राज्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि हमारा संग्राम असफल जरूर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक चेतना पैदा हुई, हमारे अंदर एक जागृति पैदा हुई कि अरे हम कुछ कर सकते हैं, हम इन अंग्रेजों के तले दब कर अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने राज्य की स्थापना करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो देखो, जैसा एक कवि सोचेगा वैसा ही वो लिखेगा। उसकी सोच ही तो शब्द बनकर आएगी ना, उसकी सोच ही अभिव्यक्त होगी। तो जो वो सोच रहा था वैसा ही काव्य उसने लिखा, जिस वजह से उसके काव्य में जो सबसे पहली विशेषता उभर कर आई वह थी स्वदेशी आंदोलन।
अर्थात अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए स्वराज्य की मांग, अपने देश के अंदर जागृति को पैदा करना। तो देखो, इसीलिए इस युग का जो दूसरा नाम है वो पुनर्जागरण काल रखा जाता है, क्योंकि इस युग में जागरण के स्वर पैदा हुए। लोग अपने बारे में सोचने लगे कि हम कैसे हैं और हमें कैसे बनना है। तो जहाँ नवीनता की तरफ, आधुनिकता में रेल आ गई, पोस्ट ऑफिस खुल गए, नई नई औद्योगिक क्रांतियां आरंभ होनी शुरू हुई, यहाँ पर हम अपनी प्राचीनता की बात भी करने लगे, अपनी पुरानी परंपराओं को समेटने की बात भी सोचने लगे, और अंग्रेजों के माध्यम से दी गई एक नई जिंदगी के ऊपर भी हमारी सोच चलने लगी। इसके बाद एक अंतर्विरोध पैदा होता है ना बच्चों, कि जब हम नया भी अपनाना चाहते हैं, पुराना हम छोड़ना नहीं चाहते। पर आप ये देखो कि जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, तो जब तक अपना पिछला कदम जमीन से नहीं उठाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर हम अंग्रेजों के राज्य में अंग्रेजों के साथ लोहा लेना चाहते थे, तो हमें अंग्रेजों की भाषा भी सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजों के तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगे, तभी तो हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे उनके जैसा बन के। लोहा ही तो लोहे को काटता है ना? ये तो कहावत है कि लोहा लोहे को काटता। तो अगर हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, अंग्रेजों के राज्य को काटना चाहते हैं, तो हमें अंग्रेजों की नीतियों के बारे में सोचना होगा, उनके बारे में समझकर तभी हम उनसे लड़ पाएंगे। तो एक अंतर्विरोध रहा हमारे अंदर, कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी संस्कृति से प्यार रखना चाहते थे और अपनी संस्कृति के बने रहना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी संस्कृति से को आगे बढ़ाने के लिए अपना आंचल खोल कर बैठे थे कि हम उस नई चीज को भी ग्रहण करेंगे और उससे हम अपना विकास करेंगे। तो ये अंतर्विरोध हमारे अंदर पैदा हुआ। अब है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि रीतिकाल से आगे हमारा भारतेंदु युग आरंभ होता है। तो देखो, जो युग साहित्य में आरंभ होता है, ये किसी व्यक्ति का जन्म तो होता नहीं कि आज वो पैदा हो गया, आज से उसकी उम्र शुरू हो गई, आरंभ हो गई। युग तो एक वक्त है, समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलता है। कुछ प्रवृत्तियां पुरानी रहती हैं, कुछ नई आनी शुरू हो जाती। तो जो अंतर्विरोध जो अब हम कह रहे हैं, तो रीतिकाल में जो सबसे प्रधान बात थी वो मैंने तुम्हें बताई थी कि वहां पर श्रृंगारिकता थी। वहां पर केवल नारी के प्रति भोग की भावना थी। तो नारी के प्रति जो भोग का भाव था, उसी को अंग्रेजों ने अवशोषित किया और उन्होंने नारी को जगाने, उसे अधिकार देने की बात की हमारे साथ। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ पर राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जो नारी की गति थी, हालात थे, वो रीतिकालीन हालात थे कि नारी को अभी भी जो हमारी भारतीय मानसिकता में था, वो एक श्रृंगार की, एक भोग की वस्तु माना जाता था। तो जो सामाजिक भाव थे हमारे, वो बहुत पिछड़े हुए थे। जबकि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हमारे अंदर सामाजिक चेतना आई, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। जैसे महर्षि दयानंद ने जो सबसे पहले आज़ादी की आवाज़ अगर हमारे देश में बुलंद की किसी ने, तो वो हमारे महर्षि दयानंद थे। तो उन्होंने एक सामाजिक विकास दिया, आर्य समाज, मतलब श्रेष्ठ लोगों का समूह। समाज होता है समूह ऐसे लोगों का जो मिलकर प्रगति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक चेतना पैदा हुई, हमने अपने घर की बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, अपनी बहुओं को इज्जत देनी शुरू की। हमारा समाज पुरुष और नारी दोनों के सम्मिलन को समता में लाने का प्रयास करने लगा। और क्योंकि जब भी हम नई चीज सीखना चाहते हैं बच्चों, तो हमारे अंदर बहुत सी उलझने पैदा होती हैं, अंतर्विरोध पैदा होते हैं, और उसी के साथ हमारे सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो जब हम अगला काम करना चाहते हैं, तो हमें अपनी उन समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता। तो जो जब हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तब हम अपने पुराने परिवेश से हट कर नए परिवेश की बात करते हैं। लेकिन दोनों परिवेश इस युग में साथ साथ चले। जैसे कि राष्ट्रभक्ति भी चली, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ राजभक्ति भी हुई। देखो, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या फर्क है। राजभक्ति जो अंग्रेजों के गुण गाती है, जैसे वो कहती है, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी। अंग्रेज का राज्य तो बड़े सुखों को स्थापित करता है। और राष्ट्रभक्ति क्या कहती है, पैधन विदेश चले जाते हैं अति खवारी। ये तो ठीक है कि वो हमें सुविधाएं देते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि हमारे देश का धन
बाहर चला जाता है। मुकरियां यहाँ पर जाई, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेल सीटी बजाती है और कैसे वो कहती है, कहती क्यों क्यों सखी साजन, नहीं अंग्रेज, ना 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 ना, मैं अपने साजन की नहीं, मैं तो अंग्रेज की बात कर रही। तो मुकरियां क्यों आई यहाँ पर? क्योंकि अंग्रेजों का इतना डर, इतना खौफ था कि हर कोई अपनी बात को सहजता से नहीं कह पाता था। देखो, अगर तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो बच्चों, तो हम झूठ कब बोलते हैं? जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम सामने वाले से डर जाते हैं। तो मुकरियां क्या हुई? इससे पहले हमारे यहाँ पर सत्यता थी, हम सत्य को ईश्वर स्वरूप में स्वीकार करते थे। तो अब मुकर जाते थे, क्यों? क्योंकि हमें डर लगता था कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं, इतनी शारीरिक यातना भोगनी पड़ेगी इन लोगों की मातम से। तो यहाँ पर मुकरियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो लेखक, जो कवि है, वो एक नई काव्य विधा को जन्म देता है, जिसे हम मुकरियां कहते हैं। तो सबसे बड़ा स्वर इस युग में जहाँ राष्ट्र चेतना का रहा, वही राष्ट्र कल्याण का भी रहा। जब भी हम कल्याण चाहते हैं, तब हम अपने उत्थान की बात सोचते हैं। हम पहले भी उन्नत थे, हमारा देश पहले भी बहुत विकास की सीढ़ियां चढ़ चुका था, लेकिन अब एक पुनरुत्थान की आवश्यकता हमें महसूस हुई, क्योंकि हम औद्योगिक क्रांति के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो अंग्रेजों के राज्य के बाद जो हमारे अंदर वेदना रही, जो दर्द रहा, जो अपनी बहनों को, जैसे गणिका, गणिका होता है वैश्यवृत्ति, गणिकाओं को, वैश्याओं को उभारने की, उनको समाज में सम्मान दिलवाने की बात होने लगी। हम अपनी भारत दुर्दशा पर रोने लगे। हमें अपने ही देश की हालत पर रोना आने लगा। हमें पता लगने लगा हम क्या क्या गलत काम कर रहे थे। हम अंग्रेजों की दुर्नीतियों के खिलाफ बोलने लगे और पाश्चात्य का अंधानुकरण ना करके उनके ऊपर व्यंग्य करने लगे। वो कहते हैं, जैसे वो भारत दुर्दशा एक नाटक आपने पढ़ा होगा 6वीं या 7वीं में, है ना? उसमें क्या है कि मेरा देश बहुत ही दुर्दन दयनीय हालत में, अकरुणा निधि के शव सोए, जानत नहीं तुम्हें याद कर भारतवासी रोए। वेदना है उनका, दर्द है उनका। आगे अंग्रेजों की दुर्नीतियों पर अंधेर नगरी चौपट राजा आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या है कि वो जो राजा है वो कुछ नहीं देखता सामने वाले के साथ न्याय है या अन्याय। वो अपने राजत्व को संभालता है और अपने समाज में कुछ भी करने के लिए अपने आप को आजाद महसूस करता है। तो अंग्रेजों की इन दुर्नीतियों के ऊपर अंधेर नगरी चौपट राजा राजा अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा। इस युग में एक बहुत बड़ी चीज और हुई, वो था नाटकों का संकलन। नाटक लिखे गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े नाटककार रहे, हम उन्हें नाटक का पिता भी कह सकते हैं। तो इसका जो नाटक का जो जन्म इस काल में हुआ, उसके पीछे जो प्रेरणा थी, हाँ बेटे, बाकी का फिर कल कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, तो इतना समझ आ गया? यस मैम। देखो, अब तक हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ अंग्रेज अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब हो चुके थे लगभग, और उन्होंने नारी समाज को लेकर ये बात कहनी आरंभ की कि तुम्हारे यहाँ पर नारी पर्दे के पीछे एक नार की जीवन गुजार रही है और हम इसे ऊपर उठाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने हमारे समाज के साथ की। हम ये महसूस करते हैं कि 1857 के आसपास का जो समय क्रांति के बाद हमारे सामने आया, हमारे लोगों के स्वाभिमान के ऊपर एक करारी चोट लेकर आया। तो वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने देश के प्रति क्या कर सकते हैं और ये अंग्रेज हमारे प्रति क्या कर रहे। तो हमारा जो समाज था वो दो वर्गों में बंट गया। एक वो थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और एक और वर्ग था जो हिंदुस्तान को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। तो देखो, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो थी राजभक्ति, मतलब राज्य की भक्ति, कि वो समझते हैं कि अंग्रेज तो हमारे लिए बहुत कुछ ले आए। जैसे वो कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजै सब पारी, ये राजभक्ति है। कि वो कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से हमारे देश में सारी सुख सुविधाएं आ गई। तो दूसरे कहते हैं, अरे भाई जरा सोच के तो देख, पैधन विदेश चले जाती है अति खबारी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो धन है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, तुम्हारे जो साधन है, वो भी तो अवशोषित हो रहे हैं। तो हमारा जो समाज था वो दो वर्गों में बंटता है, एक जो अंग्रेजों का साथ देता है
और दूसरा जो अपने देश को ऊपर उठाने की बात करता है। तो यहाँ पर हमारे राष्ट्र की ये जो भावना दो भागों में बटी, मतलब जो बटाव था वो पहले जातियों को लेकर था और अब हमारे देश जो बटा वो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति भावों में बट गया। कुछ जो अंग्रेजों के चापलूस बन गए और कुछ जो अंग्रेजों के विरोध में अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए खड़े हो गए। तो जो सबसे पहला आंदोलन जो हमने असफलता का मुंह जो देखा था, लेकिन ये आंदोलन शांत नहीं हुआ। स्वदेश के लिए अपनी भाषा, जैसे उन्होंने कहा निज निज भाषा को उन्नति सब उन्नति को मूल, है ना, जो अपनी चीज को, अपने स्वदेश को ऊपर उठाने की बात की गई। यहाँ पर जब एक चीज मैंने तुम्हें बताई कि यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो एक औद्योगिक क्रांति लेकर आए, तो एक नवीनता और प्राचीनता का समन्वय हुआ कि हम अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने पुराने रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन समय हमसे नवीनता की मांग कर रहा था। तो जब तुम चलते हो, तुम अपनी चाल पर एक थोड़ी सी नजर डाल कर देखो, तुम्हें लगेगा कि जब तक हम अपना पिछला पांव नहीं उठाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपना पिछला पांव उठाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम अंग्रेजों के सामने अपने स्वाभिमान को रखना चाहते हैं, अगर हम अंग्रेजों के सामने अपने देश को ऊपर उठाना चाहते हैं और अंग्रेजों की पराधीनता के चंगुल से बचना चाहते हैं, तो हमें पहले उन्हें काटने के लिए उनके तौर तरीकों को सीखना होगा। यह हमारा समाज समझ चुका था। तो जब वो उन्हें काटना होगा हमें, तो क्या करना होगा? जैसे तुमने एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा काटता। तो अंग्रेजों को काटने के लिए अंग्रेजों की रिवायतों को देखना होगा। तुमने एक फिल्म देखी होगी लगान, जिसमें वो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट का मैच खेलते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों को बताना चाहते हैं कि अरे भाई, हम भी तुम्हारी तरह खेल सकते हैं, हमारे पास वो सब साधन है। ये अलग बात है कि हम इनका प्रयोग नहीं करते। तो ये जनवादी विचारधारा बनने लगी कि जब हम इनकी भाषा को सीखेंगे, इनके तौर तरीकों को सीखेंगे, तब हम इनको यहाँ से भगा पाएंगे। तो उन्हें सीखना हमारी एक मजबूरी बना, क्योंकि हम उन्हें निकालना चाहते थे। तो जिससे नव जागरण, हमारे जनवादी विचारधारा हमारी ऐसी पैदा हो गई और हमने अपने अंदर अपनी संस्कृति को भी सहेजने की कोशिश की और अंग्रेजों की भाषा को भी जानने की कोशिश की, ताकि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हम तब जान पाएंगे जब हम इनकी भाषा को समझेंगे। तो हमारी विचारधारा ऐसी बननी शुरू हो गई कि हम अपनी और अंग्रेजी संस्कृति के सम्मिश्रण को अपने जीवन में ढालने लगे। जब हम अंग्रेजों की बातों को सीखने लगे और अंग्रेजों के राज्य को, आधिपत्य को अपने ऊपर स्थापित होता देखने लगे, तब हम उनके विरुद्ध जब आवाज उठा रहे थे, अपने देश को जगा रहे थे, अपने देश की बेटियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे देश के समाज सुधारकों के नाम जैसे हमने पहले भी लिए, इतने बड़े बड़े कवियों ने साहित्य के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा की। समाज सुधारकों ने समाज को सुधारने के नारे देकर हमारे देश में जागृति की भावना पैदा की। क्योंकि हमारा ये काल जागृति का काल था, इसलिए इस काल का दूसरा नाम पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो इस युग की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी कि यहाँ पर जागरण के स्वर थे। वो ये कहते थे कि अरे भाई, ये ज्यादा लेक्चर मत दो, तुम्हें करना है तो काम करो। तुमने एक कहानी सुनी होगी कि एक चिड़िया जिसके बच्चों को समुद्र खा गया, तो वो चिड़िया धीरे धीरे पानी की एक एक बूंद बाहर निकालती जाती है। तो दूसरा पक्षी उससे पूछते, तू क्या कर रही है? कहती, मैं इस समुद्र को सुखा डालूंगी क्योंकि इसने मेरे बच्चे मार दिए। वो कहता है कि तू एक नादान छोटा सा अदना सा पक्षी इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखाएगा? कहती है, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, कर्म करो। वो पक्षी भी उसके साथ लग जाता है। ऐसे करते 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 सभी पक्षी उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। जब सभी पक्षी उसकी सहायता करते हैं तो विष्णु का गरुड़ भी उसकी सहायता करने आ जाता है। तो वो विष्णु भी उसे यही सलाह देते हैं, कहते, विष्णु जी, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, तुमसे सहायता मांगी है, तुम मेरी अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो विष्णु भी उसकी सहायता करने जब पहुंचते हैं तो सागर उसके बच्चों को वापस कर देता है। तो जिंदगी में ये बात, ये युग हमें सिखाता है कि हम एक एक, वो कहते हैं, जब कोई साथ ना दे तो तुम अकेले ही चलो, एक एक जुड़ता चला जाएगा कारवां,
बनता चला जाएगा। तो इस युग के लोगों में जागृति की एक ऐसी लहर पैदा हुई कि एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक की श्रृंखला बंधती चली गई। वो कहते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेज सब कुछ लिए जाते हैं, लोगों को जगा रहे थे कि अरे भाई तुम ये सब लेक्चरबाजी कर रहे हो, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। इस युग का कवि कहता है सर्वस्व लिए जाते हैं अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। तो अपने अंदर कर्म को प्रधानता दे रहा था ये युग, सुधारवादी युग था, सुधारना चाहता था, सुधार का भाव आना आरंभ हो गया था इस युग में। तो क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हमारे अंदर एक खौफ पैदा कर रहे थे, है ना, डर पैदा कर रहे थे। उस डर को, जब हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। कभी भी अपने गिरेबां में झांक कर देखना, हम झूठ कब बोलते हैं, जब हम सामने वाले से डर जाते हैं। तो अंग्रेज इस तरह नृशंसता से हमारे साथ व्यवहार करते थे कि हम अपने अंदर डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। तो एक नई विधा, काव्य विधा इस युग में जन्म लेती है जिसका नाम है मुकरियां, जहां पर वो कहता है क्यों सखी साजन ना ही अंग्रेज। अगर अंग्रेज पूछ ले तो कहता ना भाई ना, मैं तो अपने साजन की बात कर रहा था। और अगर साजन पूछ ले तो भाई मैं तो अपने अंग्रेज की बात कर रहा था, है ना। तो मुकरियां, मुकर जाने का भाव इस युग में पैदा हुआ। तो जो राष्ट्रभक्ति के स्वर इस युग में पैदा हुए वास्तव में वो था कि हम हिंदू हैं। तुमने एक गाना सुना होगा ना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम एक ही वतन के साथी हैं। तो इस युग का कवि क्या कहता है चाहूं जो सांचो निज कल्याण, अगर तुम अपना निज कल्याण चाहते हो तो सब मिले भारत संतान, तो उस भारत की सारी संतान एक साथ हो जाओ। जो निरंतर एक को ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जब हम हिंदुस्तान के हो जाएंगे तब हम एक हो जाएंगे, राष्ट्र कल्याण की भावना हमारे अंदर आ जाएगी। अब आता है कि जब हम कल्याण की भावना सोचते हैं तो हम अपना उत्थान चाहते हैं। तो पुनरुत्थान, हम पुनरुत्थान की बात क्यों करते हैं इस युग में, क्योंकि हम उत्थानित तो थे, हम उन्नत तो थे, लेकिन अंग्रेज हमें बार बार कहते थे नहीं तुम हमसे छोटे हो, नहीं तुम हमसे अदने हो, हम तुमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे बहुत ऊपर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो हमसे श्रेष्ठ हो, हम गोरी चमड़ी के हैं, हम तुमसे गोरे हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले समझाया था, है ना। तो अब ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि पुनरुत्थान, उत्थान क्या, उत्थान किससे होगा, शिक्षा से होगा। अब शिक्षा क्या था, हमारे यहाँ तो पहले ही शिक्षा बहुत अच्छी थी, गुरुकुल की स्थापना थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के गुरुकुलों को उजाड़ दिया, गुरुओं को मार दिया, उनकी हत्याएं हो गई। यहाँ पर हमारी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया गया, क्योंकि मैकाले यही बात करता है अपने विक्टोरिया में जाकर के, विक्टोरिया को कहता है इस देश को हम गुलाम नहीं बना सकते तब तक जब तक इनकी शिक्षा को, इनकी संस्कृति को हम खत्म नहीं कर देते। तो वो एक नई शिक्षा प्रणाली हमें देते हैं। तो वास्तव में वो शिक्षा हमारे यहाँ पर केवल भिक्षा का, केवल नौकरी का उपक्रम करती है, केवल क्लर्क पैदा करने की बात करती है। तो इस युग का कवि क्या कहता है दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, है मुख्य दो ही जीविकाएं भृत्याता भिक्षा यहाँ। या तो कहीं बनकर मुरीर पेट का पालन करो, या मिल सके तो भीख मांगो अन्यथा भूखे रहो। या फिर तुम भीख मांग कर जी लो, या तुम नौकर बन जाओ, अगर तुम्हें भीख भी ना मिले, अगर तुम्हें नौकरी भी ना मिले तो भूखे मर जाओ। वो शिक्षा जो हमारे अंदर एक कला पैदा करती थी, हमें एक हुनर देती थी, किसी को कुम्हारी का, मिट्टी से खेलने का हुनर देती थी तो वो कुम्हार बनता था, किसी को लोहे के साथ खेलने का हुनर देती थी तो वो लोहार बनता था, कोई सोने से खेलता था तो सुनियार बनता था, कोई मिट्टी से हल चलाकर उसे खोदता था तो किसान बनता था। आज हम ना किसान बन पाए, ना लोहार बन पाए, ना सुनियार बन पाए। तो ये पुनरुत्थान का भाव था हमारे अंदर, ऐसी शिक्षा जिस प्रणाली को वो खत्म कर रहे थे उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश हमारा समाज कर तो रहा था, लेकिन अंग्रेज उन लोगों की हत्याएं कर रहे थे, जिसके कारण से हमारी वो शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं टूट रही थी। हमारे अंदर चेतना के स्वरों को पैदा करना ये कवि अपना कर्तव्य समझता था।
वो कहता था, छोड़ दे या चोला बंदे यह ना तेरे काम का, छोड़ दे या चोला बंदे यह ना तेरे काम का, दाग लग गया है इसमें दास्ता के नाम का। धर्म करम तेरी काया, व्यर्थ जाति गर्व गाया, जगत में बना है पापी पुतला गुलाम का। ना, चेतना जगा रहे थे उसके अंदर कि तू ये गुलामी का पुतला बन के रह गया है। तो यहाँ पर हमारे देश की दुर्दशा के करुण स्वर हैं और करुणानिधि के शब्द रो रहा है। भारत अपनी ही दुर्दशा पर रो रहा है। भारत दुर्दशा एक नाटक है इस युग में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक का प्रणेता कहा जाता है, जो कि इस युग के प्रवर्तक कवि हैं। इस युग को नाटक का जन्म काल भी कहा जा सकता है। एक नई विधा हमारी हिंदी साहित्य में उभरी है। तुमने अगर नाम सुना है तो पारसी थिएटर्स का नाम सुना होगा। पारसी थिएटर इस युग में खेले जाते थे, जिनका काम था केवल पैसा कमाना, लोगों का मनोरंजन करना और पैसा कमाना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक बार नाटक देखने गए जहां पर अभिज्ञान शकुंतलम नाटक खेला जा रहा था, और पारसी थिएटर में जो व्यक्ति शकुंतला की भूमिका कर रहा था, पर्दे के अंतराल में जबकि एक पीछे एक मंच सजाया जा रहा था, तो वो एक गीत गाने लगा और गीत गाता हुआ वो एक गीत पर नृत्य कर रहा था जिसके बोल थे, मेरी पतली कोमरिया बल खाए रे, कोई आए रे, हाय कोई आए। तो इनके मन में एक हुक उठी कि या तो ये व्यक्ति शकुंतला नहीं हो सकता, अगर ये शकुंतला है तो इस गाने पर थिरक नहीं सकता, और अगर ये इस गाने पर थिरक सकता है तो ये भरत जैसे व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता। तो इन्होंने घर आकर अभिज्ञान शकुंतलम का अध्ययन किया और फिर हमारे समाज को भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे कई नाटक दिए। इस युग में कवि ने हमें बहुत कुछ दिया। फिर वो कहता है कि प्रकृति की तरफ जब इस युग का कवि आकर्षित हुआ तो वो कहता है, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोती, विच विच छहरती बूंद मध्य मुक्तामणि पोती। तो ये कवि कहता है कि हमें प्रकृति की तरफ भी आकर्षित होना। राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग ये कवि करता है और अपने देश को ऊपर उठाने की मांग करता है। वो कहता है, वो पढ़ाई किस काम की, कहता है, पढ़ कमाल की नो कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। जब तक तुम अपने घर की सोच को अपनी जिंदगी की सोच नहीं बनाते, अपने देश की सोच को अपने देश की सोच नहीं बनाते, तब तक तुम्हारे पढ़े होने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा पाश्चात्य संस्कृति पर इस युग का कवि प्रहार करता है। तो अंग्रेजों की दुर्नीतियों के ऊपर उनके ऊपर व्यंग्य करता है, उनके ऊपर विचार करता है। जो धार्मिक भावना है इस युग की वह भी यही है कि हे मेरे परमात्मा, मेरे देश का सुधार करो। तो जब अपने देश को सुधारना चाहता है, अपनी समस्याओं का आंकलन करके उनमें से निकलना चाहता है, ये इस युग की भावगत विशेषताएं हैं कि अपने देश को जगाना, उसके अंदर जागृति के स्वर पैदा करना, उन्हें चेतना देना, यही इसकी भावगत विशेषताएं हैं। कला का मतलब होता है कैसे लिखा, किस तरह से उनकी प्रस्तुति थी। तो प्रस्तुति में हम क्या लेते हैं, उनकी भाषा है, शैली योजना है, काव्य रूप है, छंद विधान है, अलंकार, सौंदर्य है, रस परिपक्वता और संप्रेषण क्षमता। सबसे पहले अगर हम इस युग की भाषा की ओर ध्यान देते हैं तो इस युग की भाषा भी एक नया स्वरूप पकड़ रही थी। वो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, इनके शब्दों को सहेज रही थी। अंग्रेजों का राज्य था तो अंग्रेजों के राज्य से कुछ अंग्रेजी के शब्द भी थे, उनकी भावगत विशेषताएं भी इनके तक आई। क्योंकि हम एक पूरे राष्ट्र में परिवर्तित हो रहे थे, छोटी छोटी क्षेत्रीयता को भूल रहे थे, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा हम बंगाली शब्दों को भी ले रहे थे, उस भाषा को भी अपना भाव बना रहे थे। दूसरी चीज, यहाँ पर जो शैली आई, जिस तरह भाषा भी यहाँ पर मिश्रित रूप में आकर हमारे सामने आती है, ऐसे ही शैली भी गद्य और पद्य दो रूपों में आती है। यहाँ पर जो साहित्य है वो गद्य रूप में भी सृजित होना आरंभ हो गया था इस युग में, इसलिए उस शैली को नाम देते हैं हम चंपू शैली, जिसमें कुछ भाग गद्य का रहता है, कुछ भाग पद्य का रहता है। जैसे नाटक हैं इनके सारे,
अंधे नगरी चौपट राजा है, भारत दुर्दशा है, विश्वस्य विषमोषुधम है। तो इस तरह से चंपू शैली का विकास इस युग में होता है, क्योंकि इस युग में गद्य का आरंभ हो जाता है। तो काव्य रूप जो रहा इस युग का, वो लगभग मुक्तक रहा, क्योंकि एक जागृति का काल था ये। जब हम किसी को चेतना में लाना चाहते तो बहुत लंबे लंबे जो साहित्यिक लेख हैं वो व्यक्ति को चेतना नहीं देते। छोटी छोटी पंक्तियां तुम देखोगे कि आज का सुविचार तुम्हें बहुत अच्छी चेतना दे जाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एक अनुलेख तुम्हें उतनी चेतना नहीं दे पाता। तो ये काव्य रूप जो इस युग में रहा वो प्रबंधक से हटकर मुक्तक की तरफ बढ़ गया। अर्थात जब काव्य मुक्तक की तरफ बढ़ा तो उसके साथ साथ यहाँ के जो छंद थे वो भी बदल गए। जबकि इससे पहले रीतिकाल में ज्यादा काव्य दोहा छंद पर ही लिखा गया, लेकिन इस युग में बहुत से वार्णिक छंदों का प्रयोग किया गया। जैसे हरिगीतिका है, सोरठा है, ताटंक है, चौपाई है, रूला है, आदि कई छंदों में इस युग में काव्य लिखा गया। अलंकार सौंदर्य भी इस युग का गजब था। अनुप्रास के साथ साथ अन्य मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है, उपमा है, रूपक है, ऐसे सभी अलंकारों का लगभग प्रयोग किया गया। रस परिपक्वता में शांत रस के साथ साथ इस युग में वीरता का भाव भी लोगों के अंदर उभारा गया, उत्साह पैदा किया गया, ताकि एक वीरता के रस को पैदा किया जा सके, लोगों के अंदर उजागर किया जा सके कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है। संप्रेषण क्षमता होती है। संप्रेषण, संप्रेषण शब्द है सम और प्रेषण। प्रेषण होता है प्रेषक, भेजने वाला। अपने भावों को जो तुम भेजते हो और सामने वाला अगर उन्हीं भावों को ग्रहण कर लेता है तो दोनों संप्रेषण की स्थिति में आ जाते हैं। तुमने कभी अंतर्देशीय पत्र के बाहर पढ़ा होगा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। तो अभिप्राय क्या है कि भेजने वाले का नाम और पता। वहां पर हिंदी में लिखा होता है प्रेषक का नाम और पता। तो संप्रेषण क्षमता का भाव है कि जो बात तुमने कही वो सामने वाले ने उसी अर्थ में ली। तुम कई बार सोच देखते हो ना कि तुमने दोस्त को कोई बात कही, उसका बुरा मान गया, तो तुम उससे कहते हो अरे भाई मैंने इस बात को इस अर्थ में थोड़े कहा था, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरी बात को, मेरा कहने का मतलब ये था। तो संप्रेषण का मतलब है कि जो भाव तुम कहते हो उसी भाव में सामने वाला उसे समझ पाता है। तो इस युग का कवि कोशिश करता है कि वो बात उस भाषा में, उस लहजे में, उस तरीके से कहे ताकि सामने वाला समझ पाए और जिस राष्ट्रीय उत्थान के भाव को वो पैदा करना चाहते हैं वो समाज में ला सके। तो ये थी हमारे भारतेंदु युग की भावगत और कलागत विशेषताएं।